हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फोरम। आज हम क्लास 10th हिंदी के वायरल पेपर करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलने वाला है। तो मुद्रित पृष्ठों की संख्या आपकी 10 है। यहाँ पे आप रोल नंबर डालना है, जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा वो वाला, और यहाँ पर अपना नाम डाल लेना है। ठीक है, ये आपका पेपर का कोड है। ठीक है, ये पेपर सेट है। ठीक है, यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में 100%। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को जल्दी से तैयार कर लीजिएगा। पूरा हल पेपर में आपको कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। अगर आपको इसकी PDF चाहिए दोस्तों, तो ये रहा मेरा नंबर, आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। आपको पूरी की पूरी PDF भी सोल्यूशन के साथ दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए। तो सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न जो हैं आपके लिए अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड वाय। खंड आ में आपके 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको OMR पत्रक पर देना होता है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे दोस्तों आप काटे नहीं, और ना ही आप हाइटनर का प्रयोग करें। ठीक है, आपका जो लग गया सो लग गया, वरना आपका गलत ही माना जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉपी आपकी चेक नहीं करेगा। इसके बाद प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के आपके वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। बड़े ही महत्वपूर्ण ये सवाल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। 1 अंक का है आपका, 20 अंक के ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो 1 नंबर अगर आपको चाहिए तो इसका आपको सही आंसर करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विद्या की रचना है। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? तो आप सभी जानते हो, जो क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विद्या की रचना है, ऑप्शन नंबर गा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर गा। क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न नंबर 2 समझ लिया, आंसर कर दिया, तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अंत तक बने रहोगे तो आपके एग्जाम में 95% आपको लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये आप विश्वास कीजिए रन क्लासेस फॉर यू फैमिली पर, क्योंकि पिछली बार भी हमने पढ़ाया था, तभी बच्चों ने कहा था कि गुरुजी आपकी बदल से मेरे 96% आ गए, कोई कह रहा था मेरे 90% आ गए। बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, चिंतामणि निबंध संग्रह रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल या जैनेन्द्र। तो बताइए चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? रामचंद्र शुक्ल, ये का नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो गई होगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, जैनेन्द्र। तो कौन है चिंतामणि निबंध संग्रह? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये है आपके रामचंद्र शुक्ल। और ये क्या है चिंतामणि? तो याद रखना, चिंतामणि आपकी क्या है? कहानी है। आपसे पूछा जाता है कि चिंतामणि किस विद्या की रचना है, तो क्या बोलोगे? कहानी है। ठीक है, क्लियर। चलिए तीसरा, आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद जी, दिनकर जी। तो आकाशदीप के लेखक कौन है बताइएगा। आपको बिल्कुल सही आंसर बताना है। तो कौन है? वो है आपके जयशंकर प्रसाद। कौन है आकाशदीप के? जयशंकर प्रसाद। क्लियर। जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपसे चौथा बोला गया, गबन उपन्यास है प्रेमचंद जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला या महादेवी वर्मा। तो गबन जो उपन्यास किसका है? तो वो है आपके प्रेमचंद जी का। किसका है? प्रेमचंद जी, ऑप्शन नंबर का। शुक्ल युग की समय अवधि है, शुक्ल युग की समय अवधि 1900 से 1920, 1919 से 1938, 1925 से 1940, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुल्क युग की आपको समय अवधि बतानी है। तो शुल्क युग की समय अवधि होती है 1919 से 1938 तक। ठीक है, शुल्क युग की समय अवधि कहाँ से कहाँ तक है? 1919 से 1938 तक। क्लियर हो गया आपका। 5वें का सही
आंसर आपने कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं कौन है, बताओ फटाफट। सही आंसर आप लोग बताने वाले हो, क्या बता रहे हो, तो वो बता रहे हो राम कुमार वर्मा। सही है बिल्कुल। ठीक है, चलिए, कौन है आपके छाया युग के प्रमुख लेखक, तो वो है आपके राम कुमार वर्मा जी। इसके बाद सातवां, झूठा सच किस विद्या की रचना है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या निबंध है। क्या आपका झूठा सच, तो बताइएगा क्या है आपका। तो याद रखना झूठा सच आपका क्या है, एक उपन्यास है। और एक सच लगे हाथों ये भी नोट कर लीजिए, झूठा सच के जो लेखक हैं वो हैं आपके यशपाल। कौन है आपके, यशपाल। क्लियर, चलो। आठवां बोला गया है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुल्क युग के, शुल्कोत्तर युग के। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, बताओ फटाफट बताना है आपको आठवें का सही आंसर। तो कहाँ के हैं आपके, शुल्कोत्तर युग के लेखक हैं। किसके हैं, शुल्कोत्तर युग के लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद नमा, साकेत के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो कौन है आपके साकेत के रचनाकार, नमे का सही आंसर कर बताओ। तो वो है आपके मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त, याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में, ऐसे ही वायरल पेपर है ये, आप तैयार जरूर कर लेना, फिर मत कहना गुरुजी आपने बताया नहीं। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय या भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। 10वें का सही आंसर बताइए। तो आप सभी बता रहे हो अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। 11वां, हास्य रस का स्थायी भाव है शोक भय रौद्र हास। तो हास्य रस का स्थायी भाव आप सभी जानते हो क्या है, हास्य। क्या है, हास्य। ऑप्शन नंबर घा। इसके बाद अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, 12वें का। तो अन, अनु, आ या आ। तो अनादर शब्द में उपसर्ग लगा है आपका अन। ऑप्शन नंबर का। क्लियर। इसके बाद काज शब्द का तत्सम रूप है कार्य है, कर्म है, छिद्र या श्रम है। तो काज शब्द का तत्सम रूप है आपका कार्य। क्या है, कार्य। ऑप्शन नंबर का। इसके बाद उपवन का पर्यायवाची है बगीचा, अरण्य, कानन, पिटप। तो उपवन का बगीचा क्या है पर्यायवाची, तो वो है आपका बगीचा। क्लियर। चलिए इसके बाद 15वां, निम्नलिखित में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा, यह, क्या, तुम, कुछ। तो याद रखना जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो है आपका तुम। क्या है, तुम। ऑप्शन नंबर गा इसका क्लियर आंसर। इसके बाद 16वां, जहाँ उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, रूपक, अनुप्रास, उपमा, श्लेष। कौन सा अलंकार होता है, तो आप सभी जानते हो, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। कौन सा होता है आपका, उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर गा क्लियर आंसर है। इसके बाद 17वां, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16, 20, 24, 18। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला के प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर गा क्लियर आंसर हो गया। ठीक है, तो 17वां तक आपने सही आंसर किए होंगे। आप वीडियो को एक बार दोबारा से भी देख लीजिए क्योंकि सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में ही याद हो जाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। चलिए बोला गया जल थल में समास है, दुग्ध समास, द्वंद्व समास, अव्ययीय समास या कर्मधार है। तो याद रखना जल थल में समास कौन सा है, तो याद रखना जब भी ये वाला चिन्ह आ जाए ना बीच में ऐसा वाला, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, आंख बंद करके लगा देना। ठीक है, द्वंद्व समास। युगों की विभक्ति एवं वचन है, ये वाला शब्द जो है इसकी प्रथम द्वितीय, सप्तमी द्वितीय, तृतीय एकवचन, पंचमी बहुवचन। तो बताओ 19 का सही आंसर। ठीक है, तो कौन सी है बाकी, पंचमी और बहुवचन। कौन सी है आपकी, पंचमी और बहुवचन। इसके बाद खीर का तत्सम रूप होगा क्षीर, क्षीर, खीन, खीर। बताओ खीर का तत्सम रूप होगा, बताओ सही आंसर क्या है, खीर का तत्सम रूप। तो आप सभी जानते हो जो खीर का तत्सम रूप होगा वो होगा क्षीर। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है,
चलिए, सबसे पहले बोला गया निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए 6 अंक के। क्या बोला? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली वायु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। क्या बताना है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ आप कैसे लिखने वाले हो? तो लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड में संकलित पाठ। कौन सा पाठ है आपका? मित्रता। पाठ का नाम क्या है? मित्रता से। और इसके लेखक आपके कौन है? तो आप सभी जानते हो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ऐसे करके आप लिख देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, इसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। ये वाला रेखांकित अंश है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो कैसे बताओगे? जीवन में संगति के प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति क्या होती है? एक भयानक ज्वर के समान होती है। जिस प्रकार जो है ज्वर शरीर के संपूर्ण शक्ति का क्षीण कर देता है, उसी प्रकार दुष्टों की शक्ति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक, सदाचार आदि को भी खो बैठता है। यहाँ पे लिखा यदि किसी पुरुष की संगति बुरी होगी, ठीक है, तो वो बंधी चक्की के क्या होगी? समान होगी जो उसे निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो क्या होगी? तो उसे निरंतर दिन प्रतिदिन क्या करेगी? उन्नति के और बढ़ाती चली जाएगी। ऐसे आप लिख देना, यही पूरी उतार देना, आराम से लिख देना। इसके बाद क्वेश्चन का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव होता है? तो आप सभी जानते हो क्या प्रभाव होता है। सही आंसर बताइएगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने उत्तर भी लिख रखा है, देखो है ये लिखा है ना, आप पढ़ लेना ये। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? ठीक है, कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि, आचरण से क्षीण हो जाता है, अच्छे बुरे उचित अनुचित को समझ खो बैठता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार में भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये बताया गया है गद्यांश में जो है कुसंग के व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया? चलिए, अथवा में आप ये कर सकते हो, आपके 2-2 नंबर के 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। उसका एक उपयोग व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिरने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना होगा, जो उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ रखना होगा जो उस अहिंसात्मक था भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। ठीक है, ये सब आपको करना है। तो आप याद रखना, इस चैप्टर का क्या नाम है? गद्यांश पे पाठ का नाम क्या है? देखो, इससे जो प्रश्न बनेंगे वो आपसे क्या बनेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, ये वाले प्रश्न बनेंगे। बोला गया कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम आप सभी जानते हो क्या है? भारतीय संस्कृत। पाठ का नाम क्या है? ये भारतीय संस्कृत बना के आप लिख सकते हो। इसके बाद इसके लेखक का नाम आप सभी जानते हो क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, और क्या बोला? आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है? आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत अतुल्य शक्ति दे रहा है। क्लियर हुआ? ये ऐसे लिख देना आप। इसके बाद आपको पदांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने, आपको 6 अंक के ये भी होते हैं 2-2 नंबर के। बोला गया रानी में अनजानी महापापी पान हूँ तेरे कठोर हुए, राजो काज न जानो कहो हितु को जिनको क्यों है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम जिए हुए। ठीक है, आखिर में सकी राखू वो जोग इन्हीं के में के बनवास दियो है। तो ये बताना है, प्रस्तुत पदांश का संदर्भ आपको बताना है कि नहीं? पदांश का आपको संदर्भ बताना है कि किस पाठ से आपका लिया गया है। तो संदर्भ इसका क्या हो जाएगा? तो आप लिख सकते हो कि क्या है? प्रस्तुत पदांश तुलसीदास द्वारा रचित क्या है आपका? वन पथ पर। तुलसीदास द्वारा रचित है क्या आपका? वन पथ पर। किस पर है? वन पथ पर। किसके द्वारा? या तुलसीदास द्वारा। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो आराम से। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, इसमें क्या है जो है बनपरतक, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम जियो हैं। ठीक है, यानी कि इतनी मनोहर मूर्ति है, इनको बिछड़ने से कैसे जिए होंगे। ठीक है, ये सब आपको लिखना है। चलिए आप देख लेना। चलिए, इसके बाद किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है? यानी कि रानी का। रानी में जानी माँ, तो रानी का जो हृदय है पत्थर की भांति क्या है? कठोर है। ठीक है, ये सब लिख देना।
अथवा अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है पृथ्वी दिवाकर। ठीक है, ये वाला कर देना आप। इसके बाद ये 3 दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का आपसे पूछा जाता है। क्या है? यम नगरी विविध मरण संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीरकर पार्श्वनाथ कबीरा गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा भैबा महात्मा अंतर्गत यानी सुयान विचारम प्रसारित, और उन्होंने अच्छे अच्छे विचार को यहाँ फैलाया। ये सब आपको संदर्भ लिख देना है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो वाराणसी के पाठ से जो है लिया गया है। किससे लिया गया है? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का जो है वर्णन किया गया है। इस तरह से लिख देना। इसमें अथवा में ये वाला कर सकते हो आप। ये सुमनी काले तत्स्य ग्रामीण से ग्राम आगता सा बेचन रेलाता आपने स्वग्राम। ठीक है, तो ये किससे आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये आपका लिया गया किससे? प्रबुद्धो ग्रामीणा। ठीक है, आप ऐसे उतार देना, बस जहाँ पे ये बिंदु लगी उसको हटा देना, आराम से हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना होता है? नीचे दिए गए पदार्थों में किसी एक पदांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का। मानव हितवा प्रियो भवति क्रोधम हितवा न सोचते काम हितवा बाद में भवति लोभम हितवा सुखी भवेत, हितवा सुखी भवेत। तो इसमें क्या है आपको लिखना है? इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ क्या है? इसमें है हमारे प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया? हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्यखंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। इस श्लोक में त्याग के बारे में बताया गया है कि अनुवाद मनुष्य क्या लिखा है? अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है। यही लिखा है, मानव हितवा यानी कि अभिमान को छोड़ना क्या होता है? प्रिय होता है। हिंदी में अनुवाद बोल रहा हूँ। और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, यानी कि उसने क्रोध को छोड़ दिया, शोक नहीं करना चाहिए। कामम हितमा यानी कि जो कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, और लोभ को छोड़कर क्या हो जाता है? सुखी हो जाता है। क्लियर? ये सब आपको लिखना होता है। इसके बाद अथवा में आप ये कर सकते हो। कौन सा गुरुजी? ये वाला। नीर छिरी विवेक हंसला से तुम तनुचेत। ठीक है, विश्वमित्रम धनुधान्य कुलभरतम पालसेती का। ठीक है, ये कर देना। ठीक है, 5 अंक का है ये भी। इसके बाद क्या है? अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मातृभूमि के खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर का चरित्र चित्रण, अथवा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तृतीय सड़क बलिदान की कथा वस्तु का संक्षेप में लिखिए। ठीक है, आपके जिले में जो हो उससे लिख देना। जैसे मैं जिले शाहजहांपुर में रहता हूँ तो शाहजहांपुर वाले बच्चों को यही लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? मातृभूमि वाला। इसके बाद आपको ये जीवन परिचय लिखने हैं। 5 अंक के आते हैं जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लो, और रामधारी सिंह दिनकर का, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तैयार कर लीजिए आप। इनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलने वाला है। इसके बाद आपको पदांश से संबंधित आपको क्या क्या करना है? उनके भी जीवन परिचय। देखो, आपको लेखक और कवि के जीवन परिचय आते हैं। ठीक है, ऊपर जो है लेखकों के, नीचे किसके हैं? आपके कवियों के हैं। किसके? गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, रसकान। ठीक है, ये तैयार कर लीजिए, क्योंकि तुलसी बिहारी, ठीक है, सूर्य कबीर तुलसी बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो ये सब याद कर लेना तीनों। इसके बाद आपको नहीं देखने को मिलेगा। साथ में अपनी पाठ्य पुस्तक से कट में कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 अंक का आप श्लोक तैयार कर लीजिए। जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो आराम से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बोला? 8वां निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हो वाराणसी कहाँ लिखोगे? ये कुत्र मतलब गंगाया, ऐसे लिख दो। इसका उत्तर कहाँ? गंगाया। ये काट दो, बस उत्तर हो गया आपका। न्यायाधीशा कासिद, न्यायाधीशा कासिद, तो आप जानते हो न्यायाधीशा का ए का ऐसे लिख दो। ए का दू धरसा पार सीका, पार सीखा न्यायाधीशा आसित। आप लिख देना, ये काट देना, ये पूरा लिख देना। ठीक है, ये वाला लिख देना तब भी सही है। इसके बाद भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, तो आप सभी जानते हैं विश्व से स्पष्ट ईश्वरा एका एवं अस्ति इति भारतीय संस्कृत मूलम अस्ति। ठीक है, ये सब लिखना। ये वाला कर लेना। पदेन पदेन बिना किम दूर आती, पदेन बिना पत्रम, यहाँ लिख देना पत्रम। क्या दोस्त? पत्रम, बस। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिख दीजिए। आप एक निबंध लिख देना। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो।